बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th मैथ न्यू कोर्स 2025। तो एक्सरसाइज 1.3 आज हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में कुल 9 क्वेश्चन है और 9 के 9 हम सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये 9 के 9 क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में वो आपसे कहता है दी सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, फाइंड थ्री इंटीजर्स। यानी कि तीन इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब है कि लगातार है, मुसलसल है। कहते हैं उनका सम जो है वो 42 है, बताएं वो नंबर कौन से हैं। तो सम का मतलब है कि उन तीनों नंबर्स को अगर आप जमा करें, ऐड करें, तो उसका आंसर 42 आएगा। तो बताएं वो नंबर कौन से हैं। तो इसमें हम सपोज करेंगे पहला नंबर एक्स। अगर पहला एक्स है तो अगला x+1 होगा, उससे अगला x+2 होगा। इस चीज़ को समझें कि ये सपोज आपने कैसे किए। देखिए चूँकि कंसेक्टिव है तो लाजमन बात है वो एक साथ आएंगे, 10, 11, 12 ऐसे आ जाएंगे। ये एक मिसाल दे रहा हूँ। इसको हमने कहा कि ये x है। अगर ये x हो तो 11 जो है किसकी इक्वल आएगा, x+1 की इक्वल आएगा, क्योंकि 10 में एक जमा करें तो 11 आता है। और ये फिर किसकी इक्वल होगा, x+2 की इक्वल होगा। x 10 है तो 10 जमा 2 करें तो 12 आ जाएगा। तो जब कंसेक्टिव नंबर आपको निकालने होते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले को x सपोज करते हैं, दूसरा x+1 हो जाता है, तीसरा x+3 हो जाता है। इसी तरह अगर 4 चाहिए तो वो x+3 हो जाएगा, पाँचवा x+4 एंड सो ऑन आगे चलते जाएंगे। तो कंसेक्टिव का जो सपोज करने का तरीका है वो यही है कि किसी एक को आप x सपोज कर लें तो आगे फिर 1, 2, 3 ऐड करते जाएं आप। तो ये तो आपने सपोज कर लिया। अब सवाल की कंडीशन क्या है। कंडीशन में कहता है कि इन तीनों को सम करें ना आप, तो जवाब कितना आता है, 42 आता है, 42। तो ये आपकी कंडीशन बनेगी कि पहला नंबर जमा दूसरा नंबर जमा तीसरा नंबर बराबर कितना, 42 आ गया। तो इसमें आप ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो एक्स को पहले ले लें। कुल 3 एक्स हैं तो मैंने इस तीनों एक्स को शुरू में ले लिया, 1 और 2 को एंड पे लिख दिया। तो इन तीनों एक्स को ऐड करेंगे तो 3x आ जाएगा, 1+2 करेंगे 3 आ जाएगा। इस 3 को राइट साइड में लेके जाएं, इधर प्लस का है तो इधर किसका हो गया, माइनस का। 42 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अब इस 3 को उधर लेके जाएं तो इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 39 डिवाइडिंग बाई 3 करेंगे तो ये 13 आंसर आ जाएगा। यानी कि x जो था आपने फर्स्ट इंटीजर सपोज किया हुआ था कि वो x है, और x का आंसर कितना आ गया, 13 आ गया। इसका मतलब है अगला जो होगा वो 14 होगा, उससे अगला जो होगा 15 होगा। लेकिन इनको आपने प्रॉपर तरीके से लिखना है। हैंस आपका फर्स्ट इंटीजर x आ गया और वो 13 आ गया। तो सेकंड इंटीजर्स क्या होगा, x+1, x की जगह पे 13 पुट करना है आपने, जमा 1 14 हो गया। और जो थर्ड होगा x+2 होगा, तो x की जगह पे आपने 13 पुट किया, जमा 2 करेंगे 15। तो 13, 14, 15 आपके मतलूबा नंबर्स आ गए। तो रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 13, 14 एंड 15। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहता है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच। कहता है कि ये जो डायग्राम है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की डायग्राम है। अच्छा, राइट एंगल जो होते हैं वो किसे कहते हैं, ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। इस तो ये एंगल ए जो है ये 90 का है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 का उसको आप बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन में वो कहता है कि आपके सामने ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें वो कहता है कि AC की लेंथ √3+5 है। तो ये नीचे मैंने लिखा हुआ ये AC। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल के जो तीनों साइडें होती हैं उनके नाम होते हैं, यानी ये बेस है, असल में बेस उसने आपको दे दिए है। और यहाँ पे क्या होगा, ए भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो बेस उसने आपको दे दिए। इसके बाद कहते हैं द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1 + √15 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो उसने आपको दे दिया 1 प्लस कितना है जी, √15। तो ये एरिया उसने आपको दे दिए। कहता क्या है, क्या करें, कहता है फाइंड लेंथ ऑफ AB। ये जो AB है ना, यानी कि जो परपेंडिकुलर है, कहते हैं इसकी लेंथ आप फाइंड करें। और किस टर्म में फाइंड करें, किस शक्ल में फाइंड करें, A√3 + B√5। यानी AB का जो भी आंसर आए उसको आपने इस शक्ल में लिखना है। तो सबसे पहले AB निकालते हैं, फिर देखते हैं एंड पे क्या सूरत हाल बनती है। तो एंड पे हम अपना आंसर फिर इस शक्ल में लिखेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है वो लिखता हूँ कि आपको गिवन क्या है। देखिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है, गिवन है AC।
ये बेस जो है इसकी लेंथ आ गई। उसके बाद एरिया गिवन है 1 + √15, ये आ गया। आपको चाहिए क्या, आपको ए बी चाहिए, फाइंड लेंथ ऑफ ए बी क्वेश्चन में, ठीक है जी। अब ए बी निकालने के लिए आपको एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर आपको निकालना है तो ये एक फार्मूला है, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ए बी असल में क्या है, हाइट है ना। एरिया दिया हुआ है, बेस क्या है, बेस ए सी है, तो एरिया की वैल्यू भी दी हुई है इधर, ठीक है जी। बेस की वैल्यू भी दी हुई, हाइट आपने निकालनी है, तो इसमें वैल्यूज पुट करें आप। देखिए एरिया कितना आ गया, 1 + √15, ये गिवन है आपको। और बेस की वैल्यू क्या होगी, √3 + √5 आ जाएगी। और हाइट क्या है, ए बी है, तो इसकी जगह पे ए बी आ गया। अब आप क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें, यानी ए बी के साथ जो भी लिखा है वो दूसरी साइड में जाएगा। सबसे पहले इस 2 को आप उधर लेके जाएं, ये 2 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखें 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब ए बी के साथ ये जो ब्रैकेट है √3 + √5, ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर आके क्या करेगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपका अगला स्टेप हो गया। अब आप क्या करें, साइडें चेंज कर लें, ए बी इधर और ये जो लेफ़्ट साइड है मैंने इसको राइट बना दिया। इधर आके आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, यानी नीचे जो चीज़ है ना, रैशनलाइज का तरीका आपने सीखा हुआ है इससे पहले एक्सरसाइज में, इस किस्म के क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। तो अगर आपको रैशनलाइज करना नहीं आता तो उस एक्सरसाइज को 1.2 को आप देखें जाके, तो 1/2 में मैंने इसको रैशनलाइज किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो रैशनलाइज बहरहाल करने का तरीका ये है कि नीचे जो भी है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ये देखें नीचे क्या है, प्लस है ना, तो मैंने माइनस कर दिया, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, यानी नीचे जो चीज़ है √3 + √5, इसका दरमियान का साइन चेंज करके ना जो भी आता है तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें। अब ऊपर वाले आपस में, नीचे वाले आपस में ज़रूर खाएंगे। देखिए मैंने मिला के लिख लिया। नीचे आपने फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए ये ए है, इसको देखें ज़रा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये ए हो गया, ये बी हो गया। एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल आता है, a² - b²। तो नीचे जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a आपका √3 है, तो ये असल में किसके इक्वल आएगा, √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b क्या यहाँ पे √5 है, तो √5 का स्क्वायर, सॉरी √5 का स्क्वायर। तो नीचे ये चीज़ आ जाएगी फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे। तो अगले स्टेप में चलते हैं। अगला स्टेप आपका ये हो गया, नीचे मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। देखिए पहले का स्क्वायर हो गया माइनस दूसरे का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के साथ कट गया, स्क्वायर रूट के साथ कट गया। नीचे आपका क्या बचेगा, 3 - 5 बचेगा। तो ये आपका अगला स्टेप होगा। 3 - 5 कितना होता है, 2 होता है, तो नीचे 2 आ गया। अब ये जो 2 है नीचे वाला और ऊपर वाला कट जाएंगे, और इस माइनस को आपने ऊपर लिखना है। तो ये अगला स्टेप हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेटों को आपने मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी 1 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने क्या करना है, √15 को आपने √3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसी √15 को आपने √5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। अब जरा इसको गौर करें, देखें एक को मल्टीप्लाई करें √3 के साथ, कितना आंसर आएगा, √3 आ गया। इसी एक को आगे माइनस √5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आ जाएगी, -√5। अब √15 को मल्टीप्लाई करना है इस √3 के साथ, इन दोनों के साथ, ठीक है। तो पहले √3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो √15 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो इन दोनों को एक ही जज़र के अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है। इसी √15 को आगे √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक जज़र के अंदर आ जाएंगे। तो ये 15 3 45 हो जाएगा, और ये 15 5 कितना हो गया, 75 हो जाएगा। ये आपका अगला स्टेप आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि 45 को आपने लिखना है 9 × 5, और इसको आपने लिखना है 25 × 3, क्योंकि हम चाहते हैं कि 45 के अंदर से एक नंबर बाहर आ जाए। 75 के अंदर से भी अगर कोई नंबर बाहर आ सकता है तो उसको हम बाहर लेके आएँ, तो इसलिए आपने उनको ऐसे लिखना है। तो ये आपका अगला स्टेप हो गया। अब देखिए 9 का जज़र कितना होगा, 3 होगा, तो ये 3 इधर से बाहर आ जाएगा,
25 का जज़र कितना होता है 5, तो इधर से 5 बाहर आ जाएगा, अंदर 3 बचेगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, अंदर 5 बचेगा। ये आपका अगला स्टेप होगा। अच्छा एक चीज़ आप नोट करें, माइनस बाहर आ रहा है। देखें जब आपने 2 को 2 के साथ काटा था तो माइनस बचा था, माइनस को मैंने शुरू में लिख लिया। जब दोनों ब्रैकेटों को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इस स्टेप में आके, तो ये वाली ब्रैकेट आपने ख़त्म नहीं करनी, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना। माइनस के बाद रूल ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा रकमें हों तो आप क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट आपने लगानी है। तो ये ब्रैकेट, ये माइनस पर चलता आ रहा है, इधर आके फिर आपने क्या करना है, माइनस को ख़त्म करना है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सारों के साइन चेंज होंगे, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, सबके साइन चेंज होंगे। ये पहले वाला माइनस, अगला प्लस, माइनस प्लस, तो ये अगला स्टेप हो गया। अब आपके पास दो किस्म की रकमें हैं, एक वो वाली रकम है जिसके अंदर 3 लिखा हुआ है जज़र के अंदर, और एक जज़र के अंदर 5 वाली रकम है, मतलब दो दो रकमें हैं ऐसी। तो तरतीब दें आप, जब तरतीब देंगे तो जज़र के अंदर 3 रकमें 2 हैं, इनको मैंने पहले ले लिया, और 5 वाली जो रकमें हैं ये 2 हैं, इनको मैंने बाद में ले लिया। तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा, और इसी तरह इन दोनों का आपस में आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को जब सॉल्व करें, यहाँ पे क्या है असल में 1 है ना, माइनस का 1 जमा के 5 आंसर कितना आ जाएगा, जमा का 4, ये आंसर आ जाएगा जमा का 4, और 7 क्या आएगा, √3। इसी तरह इधर भी 1 है, तो जमा के 1 है, माइनस के 3 है, ज़्यादा माइनस के साइन, माइनस के कितने ज़्यादा है, 3 में से 1 निकालें 2, और 7 क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो ये अगला स्टेप होगा। तो अगला स्टेप आपका ये आ गया, और यही आपका आंसर भी आ गया, क्योंकि ए बी की लेंथ आपने जब निकाली है तो इसी शक्ल में आई है। जी, जो उसने बोला था ना सवाल वाले ने कि a√3 + b/5 इस फॉर्म में लिखें, तो ये हमारा आंसर इसी फॉर्म में आ चुका है। चेक करें, ये जो है ना, अगर मैं इसको लिखूं a√3 + b/5, तो a हमारा कितना है, a हमारा 4 है, और b कितना हमारा आया हुआ है, b-2 आया हुआ है। तो आपका जो आंसर है वो इसी फॉर्म में आया हुआ है, तो यही इसी को आप फिर आंसर करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कहता है कि एक रेक्टेंगल आपके पास है, रेक्टेंगल, उसकी लेंथ उसने आपको दे दी है, 2 + √18 है, और 5 - 4/√2, ये दो उसने आपको लेंथ दे दी। अच्छा, इसमें उसने वाज़ह नहीं किया कि इसमें से लेंथ कौन सी है, विड्थ कौन सी है। जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। तो इन दोनों को आप अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो एक का आंसर बड़ा आएगा, एक का छोटा आएगा। तो जो बड़ी वैल्यू है उसको आपने लेंथ सपोज करना है, छोटी को आपने विड्थ सपोज करना है। तो मैंने जो इसमें लेंथ ली है, मैंने इसको 2 + √18 को मैंने लेंथ सपोज किया है, और ये जो दूसरी है इसको मैंने विड्थ ले ली है, क्योंकि इसका आंसर छोटा आता है। तो ये वाली सेकंड वाली विड्थ होगी, पहली वाली लेंथ होगी, ये आपने ध्यान देना है इसमें। कहता है एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई ये है, चौड़ाई उसकी ये है। आप क्या करें, इस रेक्टेंगल का एरिया आप फाइंड करें और उसको एक्सप्रेस करें इस फॉर्म में, a + b/2, इस फॉर्म में a और b कोई नंबर होंगे, यानी एरिया इस तरह फाइंड करें कि उसमें क्या आना चाहिए, एक a आना चाहिए, यानी कोई नंबर हो, उसमें प्लस हो, फिर कोई नंबर हो, साथ √2 लिखा हो। इस फॉर्म में, इस शक्ल में आपने एरिया को निकालना है। तो पहले हम एरिया निकालते हैं, फिर देखते हैं ये फॉर्म कैसे बनानी है। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है जी, सबसे पहले गिवन लिखें। तो गिवन आपको है लेंथ जो है ये 2/18 है। मैंने बोला इस पहले को आपने लेंथ सपोज करना है, क्योंकि इसका आंसर अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो ज़्यादा आता है, बड़ा आता है, इसका आंसर छोटा आता है। तो ये बड़ा नंबर है, ये लेंथ हो जाएगा, और ये अगला छोटा नंबर है, तो इसको आपने विड्थ लेना है। तो विड्थ मैंने ये ले लिया। अब आपको चाहिए क्या, एरिया चाहिए। तो अब ये रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, मुस्ततील का जो एरिया है वो किसके इक्वल आता है, फार्मूला आपको पता है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो लेंथ इंटू विड्थ के इक्वल आता है, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, लंबाई आपकी ये है 2 जमा √18, और विड्थ आपकी ये है 5 - 4/2। तो L और W की जगह पे ये दोनों आ जाएंगे। तो अगले स्टेप में आप पुटिंग वैल्यूज़ करेंगे, और ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी।
एल की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई ये ब्रैकेट के अंदर, और डब्ल्यू की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इस 2 को पहले इन दोनों के साथ 5 के साथ और -4/2 के साथ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह √18 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी को आपने आगे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ज़रा आपको इसका थोड़ा सा बता दूं कि आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है। जब 2 को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसी 2 को जब आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये 2 प्लस का है, आगे क्या है? माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। तो 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और नीचे √2 एज इट इज़ आएगा। इसी तरह √18 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। साइन कौन सा आएगा? ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो √18 इंटू 5 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/18। 5 को मैंने पहले लिखा है, √18 को मैंने बाद में लिखा है। इसी √18 को आपने अब आगे मल्टीप्लाई करना है। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस कितना आएगा? माइनस आ जाएगा। और √18 को 4/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा, √18 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या है? √2 है, ये ऐसे आ जाएगा। देखिए ना, √18 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 4/2 के साथ। इसके नीचे एक है ना, तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में होंगे। तो ऊपर 4 पहले लिख लेना है और √18 ये बाद में। अच्छा, ये जज़र के अंदर है, ये जज़र के बाहर है, तो ये आपस में ज़रब नहीं खाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं होंगे। यानी ऐसे नहीं करना कि 18 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे नहीं। 4 बाहर होगा, √18 अंदर होगा। तो इसी तरह √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे ये आंसर आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इस तरह इन इन चारों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो 8 है ना, इसको आपने लिखना है 4/2। इसको क्या लिखेंगे? 4/2 लिखना है। और ये जो 18 है, इसको आपने 9/2 लिखना है। इस 18 को भी आपने क्या लिखना है? 9/2 लिखना है। ये अगला स्टेप होगा, ये चेक करें, अगला स्टेप हो गया। अब देखें, ये जो 9 है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, और वो 3 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये जो 9 है, 9 का स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? असल में 9 का स्क्वायर रूट 3 है ना, तो इधर से भी 3 बाहर आ जाएगा, इधर से भी 3 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 2 बचेगा। इधर भी 2 बचेगा और इधर भी 2 बचेगा। और इधर जो है, ऊपर 2 है और नीचे 2 की ताकत कितनी है? 2 की ताकत 1/2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2/√2। देखें, 2/√2 जो है, ये इक्वल किसके आता है? √2 के इक्वल आता है। ये कैसे इक्वल आता है? देखें, ऊपर 2 की पावर 1 है और नीचे 2 की पावर कितनी है? 1/2। जज़र का मतलब क्या है? पावर 1/2। अब आपने 2 को एक बार लिखना है, पावर्स को माइनस करना है। जब पावर्स को आप माइनस करेंगे तो ऊपर 1 है, नीचे 1/2 है। तो 1 में से जब आप 1/2 माइनस करेंगे, यानी 1 में से आधा निकालेंगे तो आधा बच जाएगा। और इस आधे का मतलब क्या है? 2 के ऊपर जज़र। इसका मतलब है 2/√2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? √2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी जगह पे आपने फिर ये लिखना है, 4 के साथ क्या लिखना है? √2 लिखना है आपने अगले स्टेप में। तो ये आपका अगला स्टेप आ गया। चेक करें, 10 है तो 10 एज इट इज़ आ गया। इसका मैंने आपको बताया था 4 के साथ क्या लिखना है? √2 लिखना है। उसके बाद 5 है तो 5 के साथ 9 का जज़र कितना आ गया? 3। ये बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? अंदर 2 बच गया। उसके बाद क्या है जी? 4/3। ये 3 किधर से आया? ये इस 9 का जज़र आपने निकाला और 9 का जज़र कितना आ गया? 3 बाहर आ गया। ठीक है, ये 3 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा? अंदर 2 बचा और नीचे √2 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद अगला स्टेप। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? देखें,
ये जो अंडर रूट 2 है ये इसके साथ काट जाएगा, तो 4 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। और बाकी एज इट इज़ ये 10 ऐसे ही है, -4 अंडर 2 ऐसे ही है। 5 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। 5 ज़रब 3 15। अगले स्टेप में तरतीब देनी है, जो बगैर जज़र के है ना 10 और -12 इनको पहले लिखना है और जज़र वालों को आपने बाद में लिखना है। ये अगला स्टेप तरतीब का आ गया। अब 10 में से 12 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और इनको आपस में सॉल्व करेंगे आप, -4 अंडर 2 और जमा 15 अंडर 2, इसका आंसर आ जाएगा जमा के 11 आ जाएगी, 7 अंडर 2 आ जाएगा। तो ये अगला आपका स्टेप हो गया। चेक करें, 10 में से 12 माइनस करेंगे, -2 आ जाएगा। और -4 अंडर 2 जमा 15 अंडर 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जमा के 11 आ जाएगी। अब ये जमा 11 अंडर 2 कैसे आया, इसको ज़रा समझिए। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है -4 अंडर रूट 2 जमा 15 अंडर रूट 2, ये आपके पास है। देखिए अंडर 2 की जगह यहाँ पे अगर x होता, -4x जमा 15x, अगर x होता तो आप क्या इसका आंसर लिखते, इसका आंसर आप लिखते 11x। एक माइनस का एक प्लस का है ना, तो जो बड़ा होता है साइन उसका आता है, और फिर साथ आप क्या लिखते हैं, कितना बड़ा है, यानी माइनस के 4 हैं जमा के 15 हैं, तो बड़ा जमा क्या है तो साइन जमा के आ गए। अब 15 कितना बड़ा है 4 से, तो 11 बड़ा है, तो साथ 11 आ जाएगा। तो -4x जमा 15x का आंसर क्या आ गया, जमा 11x। सेम अगर x की जगह पे अगर अंडर रूट 2 होगा तो उसका आंसर भी ऐसे ही आएगा, यानी कि 11 के साथ अंडर रूट 2 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फिर आंसर आ गया। अब क्वेश्चन वाले ने कहा था कि आप अपना जो आंसर है उसको इस शक्ल में बयान करें, a जमा बी अंडर रूट 2। अब देखें जो आंसर हमारा आया हुआ है ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया, साथ देखें क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 2 लिखा हुआ है। तो आपने इसी फॉर्म में अपना जो आंसर है वो बयान कर दिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो आपसे कहते हैं कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। यानी दो नंबर आप ऐसे मालूम करें जिनका सम 68 हो और जिनका डिफरेंस 22 हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सपोज कर लेंगे कि पहला जो नंबर है वो x है और दूसरा जो नंबर है वो y है। ये आप सपोज करेंगे सबसे पहले। अब कंडीशन के मुताबिक क्या है कि जो क्वेश्चन की कंडीशन है कि अगर पहला नंबर x है दूसरा y है, तो फिर उसने बोला हुआ है कि दोनों का सम 68 है। तो पहली जो कंडीशन बनेगी वो क्या बन जाएगी आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, यानी दोनों का सम जो है वो 68 होगा। तो इसी तरह जो सेकंड कंडीशन है वो कह रहा है कि डिफरेंस जो है वो 22 है। तो डिफरेंस का मतलब है कि दोनों को माइनस करेंगे तो 22 आंसर आएगा। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो अब ये दो आपके पास इक्वेशन आ गई, और ये कौन सी इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। तो इन दोनों को आपने सॉल्व करना है और x और y निकाल लेने हैं। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से एक मेथड ये है कि आप क्या करें, कोफिशिएंट को इक्वल कर लें, यानी या x के कोफिशिएंट इक्वल कर लें या y के इक्वल कर लें। उसके बाद आप क्या करें, या प्लस करें या माइनस करें। मतलब प्लस या माइनस करने से क्या होता है, या x ख़त्म हो जाएगा या y ख़त्म हो जाएगा। तो कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। इसी तरह एक वैल्यू पुट करने का मेथड है, उससे भी आप सॉल्व करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, अब चेक करें x के कोफिशिएंट भी 1 है और y के भी क्या है 1 है, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है। तो आप दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, या तो x को कैंसिल कर दें या y को कैंसिल कर दें। अगर आपने x को कैंसिल करना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को आपने माइनस करना है, तो इस तरह x जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने y को ख़त्म करना है तो आप क्या करें, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें, क्योंकि ऊपर प्लस y है नीचे माइनस y है। तो ये जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो y ख़त्म हो जाएगा, x बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें, चाहे तो दोनों इक्वेशन को माइनस करें। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं दोनों को ऐड करने लगा हूँ। जब ऐड करूँगा तो ये जो y आपके पास है, चेक करें ना, ये प्लस वाई
और माइनस वाई ये आपस में कट जाएंगे और x और x कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा। इसी तरह 68 और 22 इसको इन दोनों को आपने ऐड करना है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। इधर आके आ गया x और x कितना हो गया 2x हो गया। अब इस 2 को आपने राइट साइड पे लेके जाना है। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में जाके क्या करेगा डिवाइड हो जाएगा। तो 90 और 2 जब आप करेंगे तो 45 आपका आंसर आ जाएगा। ये x का आंसर है। अब x आपने निकाल लिया, आपको चाहिए y। तो x की ये वैल्यू जो है या तो पहली इक्वेशन में पुट कर दें या दूसरी में पुट कर दें। किसी एक में पुट करेंगे तो आपके पास y आ जाएगा। जिसमें भी पुट करेंगे y का आंसर आपके पास सेम ही आना है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, x की ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में मैं पुट करूँगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो x की जगह पे 45 आ जाएगा। ये x की जगह 45 आ गया, प्लस वाई एज इट इज़ इक्वल टू 68 एज इट इज़। अब 45 राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है उधर माइनस हो गया। तो जब आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर 23 आ जाएगा। तो दोनों आपने निकाल लिए, x भी निकाल लिया और y भी। लिहाजा आपके पास क्या है जी, फर्स्ट नंबर जो था हमारा x था वो 45 आ गया। ये चेक करें, इसका आंसर 45 और y का आंसर क्या आ गया 23 आ गया। तो जो दो नंबर उसने आपसे पूछे थे वो आपने दोनों निकाल लिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये जो इबारती सवालात होते हैं ना, इनका एक फ़ायदा ये होता है कि आप इनका आंसर चेक कर सकते हैं कि आया दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है। अब उसने आपसे पूछा था ऐसे नंबर फाइंड करें जिनका सम 68 है। तो आपने कहा जी ये हमारे जो दो नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, एक 45 है और एक क्या है जी 23 है। अब इन दोनों का सम आप निकालें तो कितना आएगा, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 68 आता है। इसका मतलब है ये वाली बात दुरुस्त होगी। इसी तरह डिफरेंस वो कहता है 22 हो, तो हमने एक नंबर निकाला 45 और एक निकाला 23। डिफरेंस का मतलब है इनको माइनस करें तो 5 में से 3 गए 2, 4 में से 2 गए 2, तो 22 आता है। तो इनका डिफरेंस भी दुरुस्त है। तो इस तरह दोनों कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। मतलब ये जो इबारती सवालात हैं इनका क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं कि क्या जो कंडीशन उसने आपसे मांगी है क्या वो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो क्या है, दुरुस्त है। तो पहला नंबर 45 और दूसरा 23, ये आपका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे कहता है दी वेदर इन लाहौर वाज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर 2024। के 2024 के दौरान लाहौर में जो मौसम सरमा का मौसम था वो गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री। यानी टीवी में खबरों में आता है कि लाहौर का टेम्परेचर कितना है, 48 है। इसके बाद कहते हैं बाई यूजिंग दी फार्मूला, आगे फार्मूला उसने दिया हुआ है आपको, फाइंड टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो इस टेम्परेचर को कह रहा है कि ये जो टेम्परेचर है 48, इसको आप फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करें। अच्छा, किसी भी जगह का टेम्परेचर है तो उसको तीन तरह से हम बयान करते हैं। या तो हम कह देते हैं कि वो इतने सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेडों में हम उसको बयान करते हैं। या टेम्परेचर को हम केल्विन में बयान करते हैं, 35 केल्विन। तो केल्विन भी एक इसका स्केल है। या फिर हम फ़ारेनहाइट में बयान करते हैं कि 30 फ़ारेनहाइट डिग्री। तो टेम्परेचर को बयान करने के लिए हम तीन स्केल्स यूज़ करते हैं, सेंटीग्रेड है पहला, और फिर केल्विन है, फिर फ़ारेनहाइट है। इन तीनों स्केल्स को आपस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आप बता सकते हैं कि अगर एक टेम्परेचर सेंटीग्रेड में इतना है तो वो केल्विन में कितना होगा, वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। या अगर एक टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है तो उसको आप बता सकते हैं कि वो सेंटीग्रेडों में कितना होगा और वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो इन तीनों स्केल्स को हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें उसने आपको सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर दिया हुआ है 48 डिग्री, और वो आपसे कह रहा है कि इसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, और फ़ारेनहाइट का फार्मूला भी उसने आपको दे दिया है। तो फार्मूला अगर वो नहीं भी देता तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये दो फार्मूले हैं, एक तो ये है ना एफ और सी का है, तो एक फार्मूला और भी है और वो मेरे ख्याल में के और सी का है। तो फार्मूला बड़ा इस क्वेश्चन में उसने आपको दे दिया। तो इस फार्मूले का यूज़ करके आपने ये जो सी में टेम्परेचर दिया हुआ है आपने उसको किस में निकालना है, एफ में निकालना है। तो सबसे पहले आप वैल्यूज़ लिखेंगे कि आपको गिवन क्या है।
तो टेम्परेचर आपको कितना गिवन है जी, 48 डिग्री। ये चेक करें, सबसे पहले उसने आपको दिया हुआ है कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। आपको करना क्या है, आपको इसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में लेके आना है। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला लिखें आप सबसे पहले, वी नो दैट, ये फार्मूला आपने लिख दिया, ये सवाल वाले ने दिया हुआ था, अगर नहीं भी देता तो आपने ये याद करना है। F इज़ इक्वल टू 9/5 C+32। ये फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का आपस में ताल्लुक है। तो ये फार्मूला लिख के इसमें अब आप वैल्यू किसकी पुट करेंगे, कौन सा टेम्परेचर दिया हुआ है, सी दिया हुआ है सेंटीग्रेड वाला, तो सी की जगह पे 48 आपने पुट करना है। तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, सी की। तो देखें इस फार्मूले में जहाँ पे सी था मैंने क्या पुट कर दिया, 48 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ का आंसर आ जाएगा। तो 48 को मल्टीप्लाई करें 9/5 से, अब इसके नीचे 1 है तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में होंगे। तो 9 और 48 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऊपर 432 आ जाएगा, नीचे 5। इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 432 तकसीम 5 करेंगे। तो ये जब आप तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 86.4 आ जाएगा। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, तो ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास 118.4 आ जाएगा। इस स्टेप को नहीं लिखना आपने, ये दोबारा मैंने गलती से लिख दिया है। इसके बाद ये वाला स्टेप है। तो अगर कोई टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 48 हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 118.4 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे कहता है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स, यानी एक फादर है और एक सन है, उन दोनों की उम्रों का जो सम है मजमुआ वो 72 साल है। कहता है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। कहता है 6 साल पहले फादर की जो एज थी वो डबल थी। 2 टाइम्स का मतलब है डबल, वो डबल थी किसका, द एज ऑफ द सन, सन की जो एज है उसकी। यानी 6 साल पहले बाप की एज बेटे की एज का डबल थी। क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि एक बाप है एक बेटा है, उन दोनों की उम्रों को जब जमा करें तो 72 आता है, 72 साल। इसके बाद कहता है 6 साल पहले बाप की उम्र जो थी वो डबल थी बेटे की उम्र। बाप की उम्र क्या थी, डबल थी बेटे की उम्र का। तो कहता है 6 साल पहले बताएं बेटे की उम्र कितनी थी। तो इसमें सबसे पहले सपोज आप करेंगे फादर की एज और सन की एज, कोई वेरिएबल सपोज कर लेंगे एक्स वाई। तो मैं लेट कर रहा हूँ एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स एंड एज ऑफ फादर इज इक्वल टू वाई। बेटे की उम्र एक्स मैंने सपोज कर ली और फादर की उम्र मैंने वाई सपोज कर ली। अब पहली जो कंडीशन है उसमें वो कह रहा है कि इन दोनों की उम्रों का जो सम है वो कितना है, 72 ईयर्स है। तो ये क्वेश्चन की पहली कंडीशन आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, x प्लस वाई 72 हो जाएगा। x से मुराद बेटे की उम्र है, y से मुराद फादर की उम्र, तो सम का मतलब है प्लस करें, तो दोनों की उम्रों का जो सम है वो कितना है, 72 है। तो ये इस क्वेश्चन की पहली कंडीशन है, इसको हमने मुसवात की शक्ल में लिख लिया। अब इसके बाद कहता है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। तो अब आप क्या करेंगे, 6 साल पहले आप उम्रें फाइंड करेंगे बेटे की भी और फादर की भी। तो अगर अब सन की एज x है तो 6 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 6 हो जाएगी। इसी तरह अगर अब फादर की एज y है तो 6 साल पहले कितनी हो जाएगी, y माइनस 6 हो जाएगी। यानी 6 साल पहले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की उम्रों में से हमें 6 को माइनस करना पड़ेगा। तो 6 ईयर्स एगो एज ऑफ सन x माइनस 6, एज ऑफ फादर y माइनस 6। इसके बाद वो कहता है 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले फादर की एज सन की एज का 2 टाइम्स थी। 2 टाइम्स का मतलब है कि 2 गुना, डबल थी। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन बनेगी। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन एज ऑफ फादर इज इक्वल टू, ये 6 गलती से है यहाँ पे, इधर आपने 2 लिखना है, यहाँ पे 2 है, ये 6 की मिस्टेक है।
तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एज ऑफ सन। 6 साल पहले ही फादर की जो एज है वो सन की एज का कितना है, डबल है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, तो अगला स्टेप होगा पुटिंग वैल्यूज। अब जब वैल्यूज पुट करेंगे, ये 6 साल पहले की वैल्यूज पुट करनी। एज ऑफ फादर 6 साल पहले कितनी है, y-6, आगे 2 आ गया एज इट इज, और एज ऑफ सन 6 साल पहले कितनी है, x-6, तो इसकी जगह पे x-6 आ गया। इसके बाद अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, साइडों को चेंज कर लेना है। ये राइट साइड को मैंने लेफ्ट बना लिया, लेफ्ट को मैंने राइट बना लिया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें आप। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x आ जाएगा, 2 इंटू 6 आ जाएगा 12, माइनस एज इट इज आ गई। अब इधर से y की वैल्यू आपने निकालनी है, तो y की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, देखें ये -6 इधर आके +6 हो जाएगा, तो माइनस के 12 जमा के 6, इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के ज़्यादा साइन माइनस का आएगा, कितने ज़्यादा, 6 ज़्यादा, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। 2x-6 इज इक्वल टू y। अब ये वैल्यू आ गई किसकी, y की वैल्यू आ गई। y की ये वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, वहाँ से आपके पास x आ जाएगा। तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये 1 जो 72 वाली इक्वेशन है इसमें पुट करनी है आपने। तो जब आप पुट करेंगे x प्लस वाई की जगह पे क्या आ गया, 2x-6, ये 2x-6 y की वैल्यू है, तो बराबर 72 आ गया। अब इधर से x निकाल लें, x प्लस 2x कितना हो गया, 3x, और -6 उधर जाएगा +6 हो जाएगा, तो 72 जमा 6 कितना हो गया, 78 हो गया। अब 3 को भी उधर लेके जाएं तो इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 26 आ जाएगा। x का आंसर 26 आ गया। अब आपको चाहिए क्या, इस क्वेश्चन में आपको सन की एज चाहिए 6 साल पहले वाली। अब आपने x निकाल लिया 26, x असल में क्या है, x एज ऑफ सन है, लेकिन शुरू में आपने सपोज किया एज ऑफ सन इज इक्वल टू x, तो x जो है वो सन की एज है, बेटे की उम्र है, और वो मौजूदा उम्र है। जबकि क्वेश्चन में वो आपसे कह रहे हैं 6 साल पहले वाली उम्र बताएं, तो आप इसमें से 6 माइनस कर दें, तो आप लिखेंगे एज ऑफ सन इज इक्वल टू, ये तो मौजूदा आ गई 26 ईयर्स, अब आपने लिखना है 6 ईयर्स अगो, तो 6 ईयर्स अगो जो है एज ऑफ सन कितनी होगी, x-6 होगी। ये सपोज किया हुआ ना आपने, एज ऑफ सन इज इक्वल टू x-6। तो इसका वो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि 6 ईयर्स अगो बताएं कि सन की एज कितनी है, तो 6 ईयर्स अगो एज ऑफ सन जो है x-6 है, x आपने निकाला हुआ है 26 है, तो आप वैल्यूज पुट करें 26, x की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई, माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें क्वेश्चन में वो आपसे कहता है कि मायरा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500। मायरा ने एक खिलौना खरीदा 1500 का, एंड सोल्ड फॉर ₹1520, और 1520 का उसको बेच दिया। क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसका नफ़े का जो परसेंटेज है वो कितना है, फीसद नफ़ा निकालना है यानी इस क्वेश्चन में। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये लफ्ज़ मायरा है या मेरा है, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बहरहाल आप इसको चेक कर लें बुक में कि मायरा है या मेरा है। तो एक लड़की है मायरा, उसने एक खिलौना खरीदा 1500 का और बेचा कितने का, 1520 का, यानी कि 20 रुपये महंगा उसने बेचा, तो उसको प्रॉफिट आया। अब क्वेश्चन है कि उसका ये जो प्रॉफिट है ये परसेंटेज में बताएं कि कितना आया, यानी 100 में से उसको कितना नफ़ा आया। तो बड़ा आसान क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे कास्ट प्राइस, यानी जितने में उसने ख़रीदा है। कास्ट प्राइस का मतलब है कीमत ख़रीद, कितने का ख़रीदा है, 1500 का ख़रीदा है, और बेचा कितने का है, 1520 का, तो सेल प्राइस इसकी आ गई, SP से बनता है सेल प्राइस, कीमत फ़रोख्त 1520। अब चूंकि उसने महंगा करके बेचा है तो उसको नफ़ा आया है, प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट आप निकालेंगे। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कीमती फ़रोख्त माइनस कीमती ख़रीद। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1520 माइनस 1500 करेंगे, 20 रुपये उसको प्रॉफिट आ गया। ये तो ज़ुबानी बंदा कर सकता है ना, देखिए 1500 को लिया है, 1520 का बेचा है, तो 20 रुपये नफ़ा आ गया, तो ये तो ज़ुबानी आप बता सकते हैं, लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखना है, तब आपको नंबर मिलेंगे। अब 20 रुपये नफ़ा आया है कितनी कीमत पे, 1500 पे, तो परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब है ये नफ़ा उसको आया है 1500 पे, बताएं 100 रुपये पे कितना नफ़ा आएगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट जो है ना उसका एक फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपने लिखना है।
तो आप इसमें वैल्यूज पुट करें, प्रॉफिट कितना है 20 है, कास्ट प्राइस कितनी है 1500 है, ज़रब इसको 100% आप कर देंगे। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे आप तो 20/1500 ज़रब 100। अब 100 और 15 ये 2 जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर कट जाएंगे, ये 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे कट जाएंगे, तो ये कितना बचेगा 20/15 बचेगा। तो अगले स्टेप में आप लिखेंगे 20/15%। आप 20 तकसीम 15 करेंगे तो जवाब आपके पास 4/3 आ जाएगा, यानी इसको कैंसिल करेंगे, इसको 5 पे कैंसिल करेंगे, 5 का टेबल 20 पे कितनी बार जाएगा, 20 पे 4 बार जाएगा, और 5 का टेबल 15 पे 3 बार, ये 4/3, 4/3 को आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1.33 और 7% एज इट इज़ है। तो अगर 1500 की चीज़ ली जाए 1520 की बेची जाए तो कितने फीसद नफ़ा है, 1.33%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपसे कहता है कि तैयब एक शख्स है जिसकी आमदनी जो है वो 9,60,000 है, ये पूरे साल की आमदनी है। कहता है इसमें से जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो है 1,30,000, यानी 1,30,000 वो अमाउंट है जिस पे टैक्स नहीं लगना। 9,60,000 इसकी कुल आमदनी है और इसमें से 1,30,000 एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, यानी ये नाकाबिल टैक्स आमदनी है। तो 9,60,000 में से आपने 1,30,000 को छोड़ देना है, बाकी जो आमदनी इसकी बचती है तैयब की, वो कहता है बताएं इस पे कितना टैक्स लगेगा, और टैक्स का रेट उसने आपको बता दिया है 0.75%। तो ये एक इनकम टैक्स वाला एक क्वेश्चन बनता है कि एक शख्स की आमदनी उसने बता दी और कहता है कि बताएं इस पे कितना टैक्स लगना है। तो सबसे पहले आप इसकी लिखेंगे एनुअल इनकम कितनी है जी 9,60,000, ये सवाल में उसने दे दिया आपको 9,60,000। नेक्स्ट आप लिखेंगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट, यानी कितनी रकम है जिस पे टैक्स नहीं है, 1,30,000। कुल 9,60,000 है, इसमें से 1,30,000 पे टैक्स नहीं है। तो अब आपको वो आमदनी चाहिए जिस पे टैक्स लगना है, तो आप 9,60,000 में से 1,30,000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम का मतलब है काबिल टैक्स आमदनी, यानी वो आमदनी जिस पे टैक्स लगना है। तो 9,60,000 में से 1,30,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो आपके पास 8,30,000 आमदनी आ जाएगी, यानी जिस आमदनी पे टैक्स लगना है वो है 8,30,000। अब इसके बाद टैक्स का रेट है 0.75%। तो आपको बताना है कि कितना टैक्स लगना है। कुल आमदनी है 8,30,000 और 0.75 उसका रेट है, तो आपको बताना है कि टैक्स कितना लगेगा। तो टैक्स के लिए आप क्या करेंगे, आमदनी को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका तरीका है। तो टैक्स अमाउंट आ जाएगी काबिल टैक्स आमदनी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, रेट के साथ। यहाँ पे आपने 8,30,000 लिखना है, रेट को काबिल टैक्स आमदनी के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 9,60,000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि 8,30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगला स्टेप क्या होगा, परसेंट की जगह पे आपने 100 लिख देना है बटा 100। ये यानी ये जो फीसद है, फीसद असल में इसका मतलब क्या होता है कि आप बटा 100 कर दें, परसेंटेज को समझें। अगर आपके पास 2% है तो इसका मतलब होता है 2/100। इसी तरह आपके पास अगर 3% है तो इसका मतलब होगा 3/100। तो ये परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज असल में 1/100 के इक्वल आते हैं। तो इधर आके आपने क्या करना है, परसेंटेज की जगह पे आपने बटा 100 करना है। अब इसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 8,30,000 ज़रब 0.75/100 करेंगे, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है, मैंने 100 के ये जो दो ज़ीरो है ना, इन 8,30,000 की जो ज़ीरो है इनके साथ कैंसिल किया हुआ है, यानी कि 100 जो है ये दो जो ज़ीरो है ये इन दो ज़ीरो के साथ कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 8300 बचेगा, 8300 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर इधर क्या बचा 0.75 बच गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6,225। यानी अगर किसी बंदे की आमदनी 9,60,000 है, उसमें से 1,30,000 की छूट है और रेट जो है टैक्स का 0.75 है,
तो इस रेट के हिसाब से उसका कितना टैक्स बनता है जी? 6225। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपसे कहता है कि फाइंड कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। यानी आपके पास बैंक में 3,75,000 रुपये हैं। वो कहता है बताएं कि इस अमाउंट पे कितना मार्कअप होगा। कंपाउंड मार्कअप, मार्कअप का मतलब है कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना या आप इसको कह सकते हैं कितना सूद होगा। तो 3,75,000 बैंक में है और वो आपसे पूछ रहा है कि एक साल के बाद 14% के हिसाब से बताएं कि इस पे कितना मार्कअप आपको मिलेगा, कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट, असल रकम आपकी कितनी है? 3,75,000 और टाइम कितना है? एक साल का टाइम आपके पास है। यानी ये आपकी जो रकम है ये बैंक में एक साल के लिए जमा है। और जो मार्कअप का रेट है, प्रॉफिट का जो रेट है वो कितना है? 14% है। और आपको चाहिए क्या? आपको कंपाउंड मार्कअप चाहिए, यानी पूरे साल का आपको प्रॉफिट चाहिए। तो कंपाउंड मार्कअप का एक फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि कंपाउंड मार्कअप बराबर है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम मल्टीप्लाइड बाई रेट ओवर 100। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, रेट की वैल्यू, ये चारों वैल्यूज़ आप पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगले स्टेप में आप वैल्यूज पुट करें। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 3,75,000। उसके बाद टाइम आपने यहाँ सालों में पुट करना है, ये याद रखना है। टाइम आपका कितना है? टाइम आपका कितना है? एक साल है। तो टाइम में आपने 1 लिखना है, तो सालों में टाइम पुट करेंगे। इसके बाद रेट है तो रेट परसेंटेज में पुट होता है, यानी कि अब 14% है ना, 14% है तो परसेंट आपने नहीं लिखना यहाँ पे, सिर्फ आपने क्या लिखना है? 14, क्योंकि ये रेट जो है ये असल में परसेंटेज रेट है। तो यहाँ पे आपने फीसद के साथ जो लिखा हुआ है 14, उसको आपने पुट करना है। तो बटा 100 एज इट इज़ आ गया। अब ये नीचे 2 ज़ीरो जो है ये ऊपर के 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? 3,750 ज़रब 14 आपके पास बचेगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 52,500 आंसर आ जाएगा। यानी कि बैंक में अगर आप 3,75,000 जमा करवाते हैं अपनी रकम और एक साल तक वो रकम जमा होती है, और तो एक साल के बाद बैंक आपको कितना प्रॉफिट अदा करेगा? 52,500।